नमस्कार साथियों, जय किसान। मैं हिमांशु तिवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश से नव निर्माण किसान संगठन का प्रदेश प्रभारी हूं, उत्तर प्रदेश का, और संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य हूं। आज 38वें दिन में किसान आंदोलन पहुंच गया है, तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिसके बारे में मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए और लोगों से समझना चाहिए कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पिछली बैठक हुई उसमें सरकार से हमें मिला क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार से मात्र हमें आंशिक, जो हमारे निचले क्रम के 2 मुद्दे थे उनको सरकार ने माना है, और वो बहुत आंशिक है इस पूरे आंदोलन की मांग के रूप में, क्योंकि जो 2 शुरुआती मुद्दे थे, चाहे वो एमएसपी की गारंटी का कानून या तीनों कानून को निरस्त करो, उसको सरकार ने नहीं माना है। सरकार ने अभी पराली के कानून को जो क्रिमिनलाइजेशन किया था उसको डिक्रिमिनलाइजेशन किया है। दूसरा, उस पर जो जुर्माना 1 करोड़ का था जो किसान कैसे भरते, उसको वापस लिया है। और दूसरा, बिजली के दरों में उन्होंने कहा है कि उसको सब्सिडी उसकी जारी रहेगी। हालांकि हमारी मांग थी कि उसको प्राइवेट ना किया जाए, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के लिए भी हितों में सुरक्षा है। मुझे लगता है कि जब मिनट्स आ जाएंगे तो उसमें हमें पूर्ण रूप से पता चल पाएगा कि सरकार ने हमें क्या दिया है। तो ये एक बहुत आंशिक है। आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये अफवाह फैल रही है और जो पूरे देश में ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि सरकार ने 50% मांग मान ली है और केवल 50% पे बात होनी बाकी है, तो मेरा ये कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा की टीम की तरफ से ये कहना है कि 80% अभी हमारी मांग नहीं मानी गई है। दूसरा साथियों, ये आंदोलन के जो 3 मुद्दे हैं तमाम साथियों ने रखा। कुछ नौजवानों की अपील आई कि हिमांशु जी आप इस बारे में बात रखिए, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों कानूनों में दिक्कत क्या है जो सरकार अध्यादेश के माध्यम से ले आई। पहला तो दिक्कत यह है कि ये अध्यादेश के माध्यम से ले आई, ऐसे समय ले आई जब इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी, लोग अपने घरों में थे, कोरोना के आड़ में लेके आई, चर्चा नहीं किया। दूसरा, उसने किसी से नहीं पूछा, किसी किसान संगठन ने नहीं मांगा, किसी किसान ने नहीं मांगा, इसको मांगा उद्योगपतियों ने, विदेशी ताकतों ने और नीति आयोग ने। तीसरी बात, इन कानूनों के अगर पॉइंट्स में बात करें तो पहला कानून आता है कि वो प्राइवेट मंडियों की बात कर रहे हैं। उन प्राइवेट मंडियों को वो क्यों करना चाहते हैं, और एमएसपी की जो गारंटी का कानून वो नहीं बनाते हुए एक जो एपीएमसी एक्ट हमारे यहाँ पहले से लागू है, पंजाब हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बड़े पैमाने पे है, मंडियां ज्यादा हैं, पूरे देश में कम है, तो सरकार पूरे देश में मंडियां खोलने की बजाय प्राइवेट मंडियां क्यों लाना चाहती है? क्यों लाना चाहती है? इसका एकमात्र कारण यही है साथियों, क्योंकि सरकार किसानों से दूर होना चाहती है। सरकार अपना पैसा नहीं खर्च करते हुए, प्राइवेट लोगों का पैसा खर्च करते हुए, कराते हुए, जो बैंक का लोन है वो उनको देते हुए उनकी व्यवस्था को बढ़ाना चाहती है। और प्राइवेट मंडियां आने से 1 नेशन 1 मार्केट नहीं रह जाएगा, 1 नेशन 2 मार्केट रह जाएगा। तो किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि हमें आपकी मंडियां चाहिए, हमें सरकारी मंडियां चाहिए। हमारा देश जिस तरीके का है, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक, उस देश में हमें अपने देश की सरकार पे भरोसा होना चाहिए। हम किसी अडानी अंबानी और विदेशी कंपनी पे क्यों भरोसा करें? नई ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनने दें? दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा उसमें टैक्स की बात है, एपीएमसी में बिचौलिए हैं। आप ये बताइए, इस देश के व्यापारी को आप बिचौलिया कह रहे हैं, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको दूर कहिए। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जियो जैसी कंपनी देसी है, स्वदेशी है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है उसको आप कह रहे हैं कि वो बिचौलिया है। अरे भैया, जियो में अभी पिछले कोरोना काल में 37% से ज्यादा, मेरे ख्याल से डेटा आप ठीक कर लीजिएगा, 37% से 50% तक तो उसमें एफडीआई का निवेश आ गया और विदेशी लोगों ने उसके शेयर्स खरीद लिए। सारी बड़ी कंपनियां दुनिया की उसमें शेयर्स खरीद लिए, तो वो देसी रह गई क्या? वो स्वदेशी रह गई क्या? स्वदेशी के पैमाने को भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है स्वदेशी का पैमाना आजादी के आंदोलन में जो तय हुआ था वही स्वदेशी है, यानी अपने लोगों को फायदा देने की बात, अपने ज्यादातर लोग उससे फायदा कमाएं, अपने देश को उससे संसाधनों को मदद मिले और अपने देश के मूल भावना के साथ वाली कोई बात हो तो वो स्वदेशी है। इस जियो को आप स्वदेशी नहीं कह सकते, ये आप विदेशी कहो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पैसा भी वहीं से आ रहा, विचार भी वहीं से आ रहा और देश को लूटने की व्यवस्था भी यहीं से आ रही। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि केवल जियो या अडानी का ही विरोध क्यों? हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये तो एक शुरुआत है। आप देखिए, आज ये प्रतीक चिन्ह बन गए हैं इस सरकार के, देश को लूटने के लिए, तो निश्चित ही इनका विरोध सबसे पहले होगा। लेकिन जो कोई भी देश के खिलाफ खड़ा होगा, जो कंपनियां भी देश को लूटने का प्रयास करेंगी, किसानों को कब्जे करने का प्रयास करेंगी, उनका विरोध आगे किया जाएगा। दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। उसमें क्या था? उसमें सरकार ने संशोधन किया और उसमें यह कहा कि भंडारण कितना भी कर सकते हैं। आखिर वो किसके लिए कर रहे हैं?
वो कर रहे हैं बड़ी कंपनियों के लिए। आप देखिए, छोटे स्तर पर इस देश में जब भंडारण हो जाता है आलू और प्याज की, तो महंगाई बढ़ जाती है और आम उपभोक्ता को नुकसान होता है। वापस से जब बड़े पैमाने पर हर चीज का भंडारण होगा, अनाजों का भंडारण होगा, तो उससे नुकसान किसका होगा? उससे नुकसान व्यापारियों को होगा। ना दाम मिलेगा किसानों को, ना उससे नुकसान होगा आम उपभोक्ताओं को, दाम नहीं मिलेगा किसानों को, और फायदा होगा बड़ी कंपनियों को। आप एक तरफ छोटे व्यापारियों को खत्म करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ किसानों को दाम ना देने की व्यवस्था कर रहे हो, और तीसरी तरफ उपभोक्ता को परेशान कर रहे हो। मिला जुलाकर ये पूरा कानून पूरे देश के खिलाफ है, पूरे हमारी देश की जनता के खिलाफ है। बात है समझ आने की। किसानों को सबसे पहले समझ में आया है, व्यापारी भी इस देश में परेशान थे, पूरी देश की आम जनता भी नोटबंदी में परेशान थी, मजदूर पलायन करके जब आ रहे थे वापस घरों में कोरोना काल में, तो सरकार ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, वो भी परेशान थे। पर खड़ा किसान हुआ है। साथियों, मेरी आपसे अपील है कि पूरे देश की जो भी जागृत जनता है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे नौकरी पेशा के लोग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, व्यापारी गण हो, उनको किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई किसी राजनीति का विषय नहीं है, यह लड़ाई व्यवस्था का विषय है। सत्ता तो बार बार बदल गई इतने सालों में, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाई। उस व्यवस्था यानी क्या? गांव में जो आएगा वो महंगा, और गांव से जो जाएगा वो सस्ता। तो गरीब कौन होगा? लुटेगा कौन? लड़ेगा कौन? आपको सोचने का विषय है। जिस दिन आप पर संकट आएगा, आप भी खड़े होगे मैदान में, लेकिन आप संगठित नहीं हो। किसान संगठित है, किसान में जागृति है, वो देशभक्त है, इसलिए वो खड़ा हुआ है। लेफ्ट और किसी पार्टी के रंगने से आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये देशभक्ति पर खड़ा हुआ आंदोलन है, हिंदुस्तान का झंडा लेकर खड़ा हुआ आंदोलन है। हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, और गणतंत्र दिवस में भारत के प्रधानमंत्री से किसान बॉर्डरों पर खड़ा हुआ है। 50 लोगों की शहादतें हो गई हैं इस 38 दिनों के आंदोलन में। वो क्या खड़ा हुआ है दिल्ली को घेर कर? दिल्ली आना चाहता था, आपको अपनी बात सुनाना चाहता था, आपने नहीं आने दिया। उसके बाद वो यहीं बैठ गया है, आपने नहीं आने दिया, आपने रोका है, लेकिन उसकी आवाज तो आपके कानों तक जाए। मेरी प्रधानमंत्री से ये अपील है कि जब 26 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, उसमें 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को विदेशी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, देश के सामने उदाहरण बनना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो तीसरा कानून है उस पर बात कर लेते हैं। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरे देश में अभी भी बहुत सारे ठेके पे स्तर पर खेतियां होती थी जिनके पास खेत नहीं थे। लेकिन आप बड़ी कंपनी को क्यों लाना चाहते हो? जब हमने कह दिया कि एग्रीकल्चर हमारा कल्चर है, सरदार पटेल ने कहा था, और ये हिंदुस्तान की विरासत उनकी, हम वो हमारे पूर्वज हैं, हम ये विरासत उनकी है। तो अगर एग्रीकल्चर कल्चर है, तो एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाकर आप उसको लूटने के लिए प्रबंध क्यों करना चाहते हो? ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारे सम्मान से जुड़ा विषय है। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर वो इस संघर्ष में आगे आकर पूरे देश को जागृति बढ़ाने में काम नहीं लगाएंगे, तो आने वाले समय में ये संकट उन तक जाएगा। ये पगड़ी जब आगे उनके पिताजी उनके कंधों पर, उनके सरों पर ये पगड़ी रखेंगे, जिम्मेदारी रखेंगे, तो उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नई ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बन गई साथियों, तो सैकड़ों साल लड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि जो ये दबाव बना हुआ है सरकार पर, इस दबाव को और मजबूत करें। एक बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 तारीख को होगी। पूरे देश में कार्यक्रम दिया गया है संयुक्त किसान मोर्चा से। 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पूरे देश में जगह जगह रैलियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, यात्राएं होंगी, और जन जागृति अभियान चलाया जाएगा कि ये किसान कानून, ये तीनों कृषि कानून कैसे किसान के खिलाफ है और कैसे देश के भी खिलाफ है। ये सारी बात देश को समझाई जाएगी। पूरे देश में तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करेंगे और शपथ लेंगे कि नेताजी, हम आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जिस दिल्ली चलो को आपने कहा था, किसान दिल्ली आए हैं, और वो सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने आए हैं। हमें प्रधानमंत्री के पद पर बैठने से कोई समस्या नहीं। तमाम लोग कुछ कुछ कहते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कोई हो, पार्टी कोई भी हो, अगर वो जनता के खिलाफ है, अगर वो जनता के लिए नहीं है, अगर वो कोई उसको और चला रहा है, तो हिंदुस्तान का किसान खड़ा होगा, हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा होगा। तो ये 3 कानून। चौथी बात, एमएसपी की गारंटी की कानून की बात हम करते हैं। आखिर वो कानून क्यों जरूरी है? देखिए, सब लोग अपना भाव तय करते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, वो अपना भाव तय करता है, लेकिन प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के पेट की सुरक्षा करने वाले, किसान के खेत की सुरक्षा करने का जब सवाल आता है, उसके उपज का दाम की सुरक्षा करने का सवाल आता है, तो सरकार एक आयोग बनाती है और 23 फसलों पर एमएसपी का मूल्य जारी करती है। और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है।
किसान तो मांग रहे थे मिनिमम जस्टिफाइड प्राइस C2 प्लस 50% के हिसाब से। वो लड़ाई हमारी है और हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। क्यों बनाओ, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं। मुझे लगता है इस बात को अगर आप समझेंगे तो किसान आंदोलन हमारा और मजबूत होगा और आम जनता का और समर्थन प्राप्त होगा। मुद्दा यह है साथियों कि अगर सारे लोग अपना दाम तय करते हैं पर किसान तो नहीं तय कर पाता, किसान का दाम सरकार तय करती है, और जो सरकार तय करती है किसानों को पूरे देश में मंडियां ना होने के कारण उससे नीचे का दाम मिलता है। आप कह रहे हो कि प्राइवेट मंडियां आएंगी, वो आपका दाम कहीं खरीद लेंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे देश में 86% लघु और सीमांत किसान हैं। 1 एकड़ या उससे कम की खेती करने वाला किसान नोएडा, बनारस से नोएडा जाएगा, उड़ीसा से वो बंगाल जाएगा? नहीं जाएगा। वो चाहेगा उसके खेत के पास, उसके गांव के पास उसका अनाज बिक जाए, इसीलिए वो व्यापारी वहां जाकर नीचे खरीद लेता है। अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बन जाए तो कोई भी खरीदे, कोई भी व्यापारी खरीदे, मंडियां खरीदे, वो उस दाम से नीचे नहीं खरीद पाएंगी, और अगर नीचे खरीदेंगी तो कानूनी रूप से उन पे सजा मिले उनको। यह किसानों की मांग है और यह वाजिब मांग है साथियों, क्योंकि सब चीज पे तो एमआरपी होगा लेकिन जो किसान पैदा करेगा उस पे एमएसपी होगा, और एमएसपी के बाद भी उसको एमएसपी मिलेगा नहीं। बिहार का उदाहरण है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, हर जगह एमएसपी के नीचे बिकता है हमारा दाम। और अगर किसान का दाम उसको नहीं मिलेगा तो वो गरीब क्यों नहीं होगा? आप ये बताइए, जो गांव में आता है, मैंने कहा गांव में क्या क्या आता है, दवाई आती है, वो पढ़ाई के लिए फीस देता है, वो चश्मा खरीदता है, जूता खरीदता है, कपड़े खरीदता है, वो सब कुछ बाहर से खरीदता है और पैसा देता है, उसका तो अधिकतम मूल्य देता है। और जो वो बेचता है, दूध, गेहूं, चावल, मक्का, कोई भी अनाज, सब्जियां, वो सब सस्ता जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम जाता है, उसका लागत भी नहीं निकल पाता। तो संघर्ष होगा कि नहीं? वो अहिंसक रूप से लड़ेगा कि नहीं? वो त्याग करके लड़ेगा कि नहीं? वो मर जाएगा लेकिन लड़ेगा क्यों नहीं? ये लड़ाई साथियों उस व्यवस्था के खिलाफ है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए है, इसलिए किसान संगठित रूप से खड़ा है। एक बात एमएसपी की बात हो गई। अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और पुराने कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और काफी अनुभवी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि संसद में एक कानून अगर बन जाता है तो उसका विरोध क्यों? संसद ने कानून बनाया है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी संसद ने जब इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया था तो उसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि एक बात समझने की है साथियों, जब देश की संसद या देश की सत्ता या कैबिनेट या प्रधानमंत्री देश की जन भावना के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे, उस पर थोपेंगे और किसी के इशारे पर बनाएंगे या किसी खास एजेंडे पर बनाएंगे, तो हिंदुस्तान के लोग उसका विरोध करेंगे, क्योंकि स्वराज उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और उस स्वराज से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 कानून डेथ वारंट है। राजनाथ सिंह जी, आप काफी अनुभवी हैं, आप ही ने बताया कि आप 16 महीने जेल थे। तो जेल क्यों थे? क्योंकि आपको लगा कि जनभावना के खिलाफ कानून है। आज हिंदुस्तान के किसानों को लग रहा, हिंदुस्तान के नौजवानों को लग रहा कि ये जनभावना के खिलाफ कानून है, किसानों का हक मारने के लिए, इसलिए हम खड़े हुए हैं। आप जो भी आरोप लगा लो, चाहे जो भी कुछ कह लो, पूरी सरकार कुछ भी कहे, वो किसान आज सहने को तो तैयार है, अत्याचार सहने के लिए तैयार है, त्याग के लिए तैयार है, लेकिन वो बलिदान के लिए भी तैयार है, लेकिन साथियों जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और आज किसान का जो नेतृत्व है, बहुत लंबे समय के बाद उसने ये संघर्ष करके रास्ता दिखाया है कि बिना राजनीति के भी लोक नीति द्वारा राजनीति को दिशा दी जा सकती है, नियंत्रित किया जा सकता है। हिंदुस्तान के जो सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनको मेरा मानना है कि इस लोक नीति जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, उसका सम्मान करना चाहिए, और उस सम्मान के साथ हिंदुस्तान के किसानों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को गणतंत्र दिवस पर सौगात देनी चाहिए। उससे पहले देनी चाहिए कि उनकी बातें मानकर लोग गांव लौट जाएं। लोग लौट जाएंगे साथियों। अहिंसापूर्ण लड़ाई है, अनुशासित लड़ाई है। इतने लंबे समय तक लोग खपते चले जा रहे हैं, लेकिन एक भी हिंसा नहीं हो रही। हां, सरकार या कुछ उपद्रवी तत्व या फ्रिंज एलिमेंट्स उसको भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व है, जो लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं और लगातार समझाकर यह आंदोलन अहिंसापूर्ण कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि पूरे देश में जो 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 20 तारीख तक पूरे देश में कार्यक्रम किया जा रहा है, आप उसमें जुड़ेंगे, किसानों का समर्थन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़कें सूनी नहीं है, आज लोहिया जी का सपना पूरा हुआ है कि आज सड़कों को हिंदुस्तान के किसानों ने, नौजवानों ने भर दिया है। और पूरे देश से यह अपील मैं कर रहा हूं कि पूरे देश के लोग सड़कों पर आए, क्योंकि अगर सड़क पर आएंगे तो संसद आवारा नहीं होगी, और संसद हमारी
हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति जवाबदेह है, किसी अडानी अंबानी की प्रति नहीं। वो कानून कोई नीति आयोग का सीईओ जो कहता है कि देश में लोकतंत्र ज्यादा हो गया है, उसके कहने पर नहीं होगा। हिंदुस्तान की हजारों साल की परंपरा, भारत की हजारों साल की परंपरा पर जो लोकतंत्र बना हुआ है, जिसको महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने लड़कर लिया है अंग्रेजों से, साथियों वो स्वराज का सपना हमारा पूरा होगा और उस स्वराज से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि डेथ वारंट है। इसलिए सड़कों पर आइए, लोहिया जी के बात को चरितार्थ कीजिए कि सड़क भरी रहेगी तो संसद आवारा नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है जितना ज्यादा आप सड़क पर आएंगे, जितना ज्यादा जन दबाव होगा, जितना बड़ा यह अहिंसक आंदोलन होगा, जितना बड़ा आपका त्याग होगा, हिंदुस्तान की सरकार को झुकना पड़ेगा, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। उस सम्मान में उन्हें 3 काले कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना होगा। एमएसपी की गारंटी का कानून व्यवस्था परिवर्तन का पहला स्तंभ होगा, क्योंकि लंबे समय से किसानों को लूटते आ रहे हैं। गांव में जो आ रहा है वो महंगा है और गांव से जो जा रहा है सस्ता है। किसान के जेब में पे जो पैसा आ रहा है वो कम है और किसान के पैसे से जो पैसा जा रहा है वो ज्यादा है। ये व्यवस्था, ये अव्यवस्था नीति आयोग द्वारा भी फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है इसको ठीक करने के लिए बिल्कुल सही समय है और हिंदुस्तान के किसान इसको पूरा करके रहेंगे। हिंदुस्तान के नौजवान उनके कंधों से कंधा मिलाकर पूरे देश में मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अहिंसक पूर्ण रहिएगा साथियों, हिंसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपका अहिंसक रूप से आंदोलन करना ही इस आंदोलन को जीत की दहलीज तक ले जाएगा। आप संघर्ष करेंगे, आप जेल भरों की तैयारी करेंगे, आप पूरे देश में भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वराज को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश को कुछ गिने चुने उद्योगपति और उसके पीछे बैठे विदेशी ताकतों के हाथ में नहीं जाने देंगे। यही हमारा स्वराज होगा, यही हमारी स्वदेशी की व्यवस्था होगी। जियो में एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, उसके बाद भी वो स्वदेशी होगी और देश का किसान अपने व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार करेगा तो उसे आप बिचौलिया कह दोगे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपसे लास्ट में, अंतिम में अपील करना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया पे जो भी किसान एकता मोर्चा का हमारा प्लेटफॉर्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस बात को शेयर करें जिससे किसानों का समर्थन ज़्यादा मिल सके। शास्त्री जी ने जो जय जवान का जय किसान का नारा दिया था, वो जय किसान का नारा आज सड़क पर खड़ा मिल रहा है, वो पूरा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, भारत माता की जय।